हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो सिंदूर फॉर्मेशन की चर्चा चल रही है और इसमें और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करने वाली हैं। यहाँ पर हम रफाल के बारे में स्पेसिफिकली बात कर चुके हैं, Su-30 MKI के बारे में बात कर चुके हैं, पर दो और प्लेटफॉर्म यहाँ पर शोकेस किए गए थे, एक MiG-29, दूसरा जैगुआर। तो MiG-29 की जो कन्फिग्रेशन है उसमें आप एयर टू एयर पेलोड देख सकते हैं, जहाँ पर क्लोज कॉम्बैट की R-73 देखी जा रही है और मीडियम रेंज की R-77 देखी जा रही है। मोस्ट लाइकली ये -1 वेरिएंट है, जहाँ पर मैक्सिमम रेंज 100+ किलोमीटर की मिल जाती है। साथ में यहाँ पर कोई एयर टू ग्राउंड पेलोड नहीं है, ऑल्दो UPG अपग्रेड में इस प्लेटफॉर्म के पास एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी आई थी। पहले MiG-29 एयर टू ग्राउंड रोड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन ये कैपेबिलिटी भी लिमिटेड है। ये प्लेटफॉर्म कोई टारगेटिंग पॉड कैरी नहीं करता है और एयर टू ग्राउंड अटैक्स के लिए बॉम्ब्स को ही ड्रॉप करता है, जो कि जनरल पर्पस बॉम्ब हो सकते हैं। तो लाइकली इन प्लेटफॉर्म्स को एयर टू एयर कन्फिग्रेशन में इस्तेमाल किया गया है। मे बी जो प्लेटफॉर्म बॉम्बिंग रन के लिए गए हैं या फिर मिसाइल ड्रॉप कर रहे हैं उनको कवर प्रोवाइड कराने के लिए। वहीं पर जैगुआर जिस कन्फिग्रेशन में दिखाए गए हैं उसमें ये 2 SRAM विंग के ऊपर कैरी कर रहे हैं। लाइकली इन्होंने ऑप सिंदूर में रैम्पेज ही फायर करी है, जो कि यहाँ पर शोकेस नहीं करी जा रही है, पर रैम्पेज के साथ जैगुआर दिखाई दिए हैं। तो Su-30 MKI और रफाल के कॉन्टेक्स्ट में जब हमने सिंदूर फॉर्मेशन की बात करी थी तो वहाँ पर हमने तारीफ ही करी थी कि कन्फिग्रेशन काफ़ी कैपेबल है और जो पेलोड कैरी किया जा रहा है उसकी वजह से जो मेजर पॉजिटिव रिजल्ट हमें ऑप सिंदूर में मिले हैं वो मिले हैं। पर जब हम बात करते हैं इन दोनों प्लेटफॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में, स्पेसिफिकली MiG-29 के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि जैगुआर के साथ आपने रैम्पेज फायर करी है जिसने आपको प्रिसाइज रिजल्ट दिए हैं, तो अल्टीमेटली उनका भी यूज़ के साथ है। लेकिन MiG-29 स्पेसिफिकली जिस पेलोड कन्फिग्रेशन के साथ है वो मॉडर्न कॉम्बैट के हिसाब से, इवन प्रेजेंट कॉम्बैट के हिसाब से इफेक्टिव नहीं है। बाकी जो एयर टू सरफेस कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है और धीरे धीरे वो भी अपना रेलेवेंस खो रही है, क्योंकि जनरल पर्पस बॉम्ब का यूज़ केस जो है कम हो गया है। स्टैंड ऑफ वेपन्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। साथ में तेजस भी शोकेस किया गया है, जो कि डर्बी मिसाइल को फायर कर रहा है। लाइकली वो तेजस मार्क 1 है, तो जो कि शोकेस करता है कि जो करंट सर्विस में तेजस मार्क 1 है वो अस्त्र मार्क 1 के साथ लैस नहीं है। पिछले साल ही ये मिसाइल अस्त्र मार्क 1 के साथ टेस्ट करी गई है, जहां पर हमने बताया था कि 140 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को आइडेंटिफाई किया गया और 110 किलोमीटर की रेंज में उसे इंगेज किया गया है। तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, इनकी कैपेबिलिटी में बदलाव करने पड़ेंगे अगर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में आप इनको रिलेवेंट रखना चाहते हैं। इवन ये चीज़ हम जैगुआर्स के लिए भी कहेंगे। रैम्पेज की वजह से ये कैपेबल साबित हुए हैं, लेकिन खाली रैम्पेज के साथ आप इनको मॉडर्न एयर टू सरफेस कॉम्बैट के लिए बहुत यूज़फुल नहीं ठहरा सकते। तो जो मेजर अपग्रेड है MiG-29 में और तेजस में, ये अस्त्र मार्क 1 के साथ आ जाएगा। तो तेजस के साथ ये प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीशन की कगार पर है, वहीं पर MiG-29 के साथ ये इनिशिएट होना है। बाकी अस्त्र मार्क 1 अगर इंटीग्रेट हो जाएगी तो आप ये समझिए कि अस्त्र मार्क 2 भी इंटीग्रेटेड ही है, क्योंकि दोनों मिसाइल प्रैक्टिकली सिमिलर हैं, खाली वहाँ पर प्रपल्शन सिस्टम डिफरेंट है, जिसकी वजह से रेंज एक्सटेंशन आपको मिलता है। साथ में कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट भी रिक्वायर्ड है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस हैं उनका जल्द से जल्द इंटीग्रेशन यहाँ पर ज़रूरी है, जो कि किया जा रहा है। तो ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं जो कि प्लेटफॉर्म को मॉडर्न रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपग्रेड कर रहे हैं और यूजेबल बनाएंगे। पर साथ में जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्रूज मिसाइल की फायरिंग कैपेबिलिटी ऐड करना है। तेजस के केस में ऐसी खबरें आ रही हैं कि आइस ब्रेकर को इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो कि काफ़ी कैपेबल 300 किलोमीटर की रेंज में स्ट्राइक करने वाली क्रूज मिसाइल है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है स्कैल्प के कंपैरिजन में। और ये चीज़ जैगुआर के साथ करना भी ज़रूरी है। तो जैगुआर और तेजस मार्क 1A सेम रडार शेयर करते हैं, ऑल्दो AAA यूनिट का जो साइज़ है वो डिफरेंट है। दोनों में इजरायली एल्टा 2052 AES से रडार लगा हुआ है। जो जैगुआर डारिन 3 है ये आपके AES रडार से पहले से ही लैस हैं, तो अगर उनके साथ आप क्रूज मिसाइल को ऐड कर पाते हैं तो डेफिनेटली उस प्लेटफॉर्म की एयर टू सरफेस स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। MiG-29 के साथ आपके पास ज़्यादा रूम नहीं है। अगर आप रडार अपग्रेड की बात करते हैं तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, लेकिन अगर आप खाली वेपन अपग्रेड कर देते हैं और डेटा लिंक अपग्रेड कर देते हैं तो भी ये एयरक्राफ्ट पहले से ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि कम से कम दूसरे सेंसर्स के साथ कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट की कैपेबिलिटी यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि इसके खुद के सेंसर जो हैं वो जैम प्रोन है। मॉडर्न जैमर्स इनको जैम कर सकते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये रडार यहाँ पर है नहीं। ऑल्दो इसका खुद का जो D-29 EW स्वीट है वो काफ़ी इफेक्टिव है। तो अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इन सब जगहों पर काम चल रहा है,
लाइकली आने वाले 2 से 3 सालों में ये चेंजेस आपको दिखाई भी देंगे, जो कि इन प्लेटफॉर्म को फ्यूचर कॉम्बैट के हिसाब से तैयार रखेंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।